आपके सामने बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट जो बच्चे जिस मीडियम के हैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कोई फार्मूला या इक्वेशन लिखा रहे और उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो सीधे डायरेक्ट क्या करना, ध्यान दो, डायरेक्ट आपको ये करना है। ठीक है, ये तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखा हुआ है तो डायरेक्ट तुम ये करना a की पावर 3 और देखो p a की पावर 3 तो 3 मल्टीप्लाई बाय a का परसेंटेज एरर, a का परसेंटेज एरर 4% तो मल्टीप्लाई बाय 4% प्लस b की पावर 2, b की पावर 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय सीधे पावर से मल्टीप्लाई और परसेंटेज एरर b की पावर 2 और b में एरर 3% इंटू 3% प्लस c की पावर 1 तो 1 इंटू c का परसेंटेज एरर, c का परसेंटेज 2% इंटू 2% प्लस 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 d की पावर 1 तो 1 मल्टीप्लाई बाय d का परसेंटेज एरर 1%। बस ऐड कर देना 4 3 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 12 6 18 और 3 21%। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। इक्वेशन लिखा रहे, फॉर्मूला लिखा रहे, कांस्टेंट को काउंट मत करना। सपोज यहां कोई कांस्टेंट लिखा होता है इंटू 10 तो कांस्टेंट को काउंट मत करना, सीधे पावर जितना लिखा रहे उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। जब आ जाए किसका क्वेश्चन, परसेंटेज एरर का। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किसका है, स्ट्रेट लाइन मोशन का। क्या चीज का इक्वेशन दिया हुआ बच्चे, पोजीशन। क्या दिया हुआ है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, यहां थोड़ा सा मिसिंग है, यहां पर ये जो इक्वेशन लिखा होगा x इज इक्वल टू लिखा होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू लिखा होगा। अब सॉल्व किया जाए, देखो तो इक्वेशन 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 x इक्वल टू 9 प्लस 27t माइनस टी की पावर 3। ये इक्वेशन पोजीशन का होगा, यहां पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। इसको तुम एक बार डिफरेंशिएट करो, याद करो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक बार डिफरेंशिएट करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कांस्टेंट का 0, 27 t का हो गया 1, t की पावर 3 का 3t स्क्वायर। एक बार और करो, क्यों, क्योंकि पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रिटार्डेशन बताओ जब वेलोसिटी 0। एक बार और करो, रिटार्डेशन a इक्वल टू डी बी बाई डी टी, ए का इक्वेशन 27 का 0 माइनस 3 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t2 माइनस 1, सो एक्सेलरेशन माइनस 6t। अब मुझे यही चाहिए, कब चाहिए, लिखा हुआ है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो बच्चे v को 0 करो, इसको करो 0, इसको करो 0, तो 27 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये कट गया 9 से, 9 इक्वल टू टी स्क्वायर तो टाइम निकल गया 3। पूछा गया है रिटार्डेशन बताओ जब v को 0, तो बच्चे जब क्वेश्चन आ जाए v को 0 करो, v को 0 किया और जो 3 निकला वो इसमें रख दो, -6 इंटू 3 -18। एक्सेलरेशन पूछता तो -18, रिटार्डेशन पूछा गया तो बच्चे 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट। किसी एक को 0, एक्स पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, ये 0 वो निकालो, वो 0 ये निकालो, तो जिसको 0 बोला जाए उसको 0 कर देना और जो वहां से निकले, जो पूछा जाए वहां रख देना। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का है। क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है। एक ऑब्जेक्ट को 200 से फेंका गया 30 डिग्री पर,
मैक्सिमम हाइट, ये क्वेश्चन तो बच्चे डायरेक्ट फार्मूला इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यू दिया हुआ है 200, थीटा दिया हुआ है 30, एच कितना, एच मैक्सिमम जाएगा। फार्मूला बच्चे डायरेक्ट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर 200 का स्क्वायर करना है, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन 30 हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, डिवाइड बाय 2g, और g 10 ले लो, g बच्चे 10 ले लो और बाकी काट लो। ये 20, ये कट गया 10 से, ये 4, ये कट गया 50 से, 50 इंटू 10, आंसर 500। तो बच्चे फार्मूला, अच्छा हाँ लोग सुनो गलती क्या करते हैं, गलती करते सर यहां तो मैक्सिमम पूछा गया है, साइन थीटा 90 कर दो। बच्चे ये एच मैक्स का फार्मूला है और मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम पूछा जाए, मतलब ये एच मैक्स मैक्स, तो थीटा रखना 90, तो यू स्क्वायर बाय 2g। तो एक चीज वहां एग्जाम में ध्यान रखना, ये एच मैक्स का फार्मूला मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना 90। तो ये ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कितना होगा, ये ध्यान रखना बस। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो था प्रोजेक्टाइल का। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो फटाफट। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, रेडियस दिया हुआ है बच्चे, स्पीड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक्सलरेशन, अच्छा कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो कौन सा एक्सलरेशन, एसी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। स्पीड लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो फार्मूला अच्छा याद रखना, एसी, AR और AN तीनों एक ही होता है। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, रेडियल एक्सलरेशन या नॉर्मल, तीनों एक ही होता है और तीनों का एक ही फार्मूला है v²/r। क्वेश्चन में v दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो बच्चे इसमें मुझे टाइम पीरियड लाना पड़ेगा, टाइम पीरियड लाना पड़ेगा। तो v को लिख सकते हो ओमेगा r, v को लिखोगे जब ओमेगा r तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, और ओमेगा को लिखूंगा 2π/t क्योंकि टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक r कट गया, ओमेगा 2π/t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये लगना है फार्मूला, आइए लगाया जाए। 2π, टाइम पीरियड ढूंढो, टाइम पीरियड ढूंढो, टाइम पीरियड ढूंढो, 0.4 पाई, 0.4 पाई, बढ़िया है, पाई पाई कट जाएगा। इसको करना है स्क्वायर और रेडियस से मल्टीप्लाई, रेडियस ढूंढो 4 सेंटीमीटर और आंसर मीटर में है तो 4/100। अब बच्चे देखा जाए, 2 कट गया, 0.4 का पॉइंट ऊपर गया तो ऊपर हो गया 10, ये 4 कट गया 5 से, 5 का स्क्वायर हो गया बच्चे 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, 100/100। बहुत बढ़िया, सिंपल, अच्छा आंसर आ गया 1 मीटर। तो ध्यान रखना वहां पर कांस्टेंट स्पीड रहे तो v²/r, वेरिएबल स्पीड रहे तो सर क्या करेंगे बच्चे, वेरिएबल रहे तो a निकालने के लिए फार्मूला √AC² प्लस AT² करना। तो ध्यान रखना स्पीड कांस्टेंट हो तो सिर्फ a बराबर AC, स्पीड वेरिएबल हो तो √AC² प्लस AT², और AT कहां से निकलेगा, अल्फा दिया रहे तो अल्फा r कर देना, और स्पीड का इक्वेशन दिया रहे तो dv/dt कर लेना। तो क्या करोगे, dv/dt। तो ध्यान रखना स्पीड कांस्टेंट हो तो सीधे v²/r, वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में √AC² प्लस AT², AC का फार्मूला v²/r और AT का फार्मूला या तो अल्फा r या तो dv/dt। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब तुम्हारे सामने आ रहा है नंबर 5। अब तुम्हारे सामने आ रहा है नंबर 5, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का। लॉज ऑफ मोशन का एक्सलरेशन पूछा गया है, ज्यादा सोचना नहीं है। 12g नीचे, 8g ऊपर, नीचे कौन ले गया mg,
तो 12g माइनस टी बराबर एम ए, जो ऊपर गया उसका टी बड़ा होगा, टी माइनस 8g बराबर 8a। क्या लगाया मैंने? लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। अब इसको सॉल्व कर दो, टी टी कट गया, 12 माइनस 8 4g बराबर 20a। 20a बच्चे, इस g को 0 से काट दो, 2 को इधर काट दो, a बराबर 2 आ गया। ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं, g/5 10/5 2, ये रहा g/5। तो g/5 के टर्म में था तो g को रखना नहीं था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम्हारे सामने है नंबर 6। क्या है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है? वेलोसिटी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। क्वेश्चन वर्क एनर्जी का है, वी और एफ दिया रहे। बच्चे याद कीजिए, वर्क का फार्मूला एफ डॉट एस और पावर का फार्मूला एफ डॉट वी। तो इस क्वेश्चन में पावर पूछा गया, इंस्टैंटेनियस पावर। फार्मूला याद रखना बच्चे, एफ डॉट वी। और यही रोटेशन में पावर होता तो फोर्स की जगह है टॉर्क और v की जगह ओमेगा। तो मैंने दोनों लिख दिया बच्चे। ये लगाना, जब क्वेश्चन में टॉर्क और ओमेगा दिया रहे तो टॉर्क डॉट ओमेगा, और क्वेश्चन फोर्स दिया रहे तो एफ डॉट वी। तो याद रखना, लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में पावर एफ डॉट वी, और घूमे तो टॉर्क डॉट ओमेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बच्चे एफ और वी दिया हुआ है तो लगना है फर्स्ट फार्मूला। आइए 1 बाय 1 यही डॉट कर ले। याद करो, आई डॉट आई, जे डॉट के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0। तो सेम वाले का डॉट 1 होता है। तो आई डॉट आई 1 6 to 12 प्लस जे डॉट जे 1 माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 12। के डॉट के 1 2 और 5 10, ये रहा बच्चे 12 12 24 प्लस 10 34। ढूंढ के टिक मार दो, आंसर थर्ड। तो याद रखना पावर का फार्मूला एफ डॉट वी, और रोटेशन में हो तो डॉट ओमेगा। रोटेशन में हो तो डॉट ओमेगा। अब तुम्हारे सामने है नंबर 7। क्या है 7 में, किस चैप्टर का क्वेश्चन है? दो बॉडी 1 kg 3 kg का है, दोनों का पोजीशन दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछा गया है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आर कॉम, फार्मूला समेशन ऑफ एम आर अपॉन समेशन ऑफ एम। आर कॉम पोजीशन वेक्टर समेशन ऑफ एम आर अपॉन समेशन ऑफ एम। तो m1 r1 दो मास है, तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा रहा हूं फार्मूला। आर कॉम m1 r1 प्लस m2 r2। m1 बच्चे 1 kg का है, और 1 का r1 ढूंढो, i प्लस 2j माइनस के, ये रहा m1 r1 प्लस m2 r2। m2 मास कितने का है? 3 kg, और इसका r2 कितना है बच्चे? 3i प्लस 2j प्लस k। ये रहा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय मास का सम। मास का सम 1 प्लस 3 बराबर 4। बस इसको सॉल्व कर लेना है, ढूंढ लेना है ऑप्शन। ढूंढते हैं बच्चे, ढूंढते हैं। सभी में आई का तो ऑप्शन सेम ही है, तो आई को ढूंढना ही नहीं है, सब में आई सेम है। किस में क्या अलग है? के को ढूंढा जाए, के को ढूंढा जाए, के को ढूंढा जाए। यहां माइनस के और यहां प्लस 3 के, तो माइनस के और प्लस, या चलो सब निकाल लो बच्चे। देखो, ये रहा 1i और 3 3 9i, 10i, 10 by 4 2.5, 10 by 4 2.5i, 2.5i। जे के पास चलो, 2j और 6j, 6j और 2j 8j, 8j by 4 कितना हो गया? 2j, 8 by 4 2 होता है। के ढूंढो बच्चे, माइनस के और प्लस 3 के, 3 और माइनस 1 2 के, 2 by 4 k by 2। आई गड़बड़ किया क्या बच्चे? नहीं, ठीक है ठीक है। -1 और 3 के, 3 - 1 2, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया, कितना बचा? k/2। ढूंढ के टिक मार दो बच्चे, ढूंढ के टिक मार दो, आंसर थर्ड। तो ये था आर कॉम, समेशन ऑफ एम आर अपॉन समेशन ऑफ एम, समेशन ऑफ एम। ये था नंबर 7। अब तुम्हारे सामने है नंबर 8। पढ़ो, सोचो, समझो, किस चैप्टर का कौन सा फार्मूला? एनर्जी दिया हुआ है,
स्पीड बढ़ाना है, आरपीएम रिवॉल्यूशन मतलब वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, स्पीड बढ़ाना है किसी चक्के का 60 से 360, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, मतलब बच्चे अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो डेल्टा के, यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो जो तुमने एनर्जी दिया वो एनर्जी कहां खर्च हुआ? वो खर्च हुआ उसके एनर्जी को बढ़ाने में। तो एनर्जी कहां यूज हुआ? एनर्जी बच्चे कहां यूज हुआ? स्पीड बढ़ाने में। घूम रहा है तो फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बढ़ाने में खर्च हुआ। तो जो तुमने एनर्जी दिया इसको बढ़ाने में खर्च हुआ, आई कांस्टेंट से वो ओमेगा बदल रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 2 बार लिख दिया। ये रहा फाइनल और ये रहा इनिशियल। तो एनर्जी सप्लाई कहां यूज हुआ? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। आइए कॉमन टर्म बाहर निकाल लो, इधर से I/2 कॉमन इधर ले आओ, तो 2 इंटू एनर्जी सप्लाइड, 2 इंटू, अच्छा निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा चलो भाई फिर से कर देता हूं। तो एनर्जी कहां यूज हुआ? I/2 ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। आइए एनर्जी कितना दिया बच्चे? 400। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चाहिए ही अपने को, डिवाइड बाय 2, ओमेगा नहीं दिया हुआ है, आरपीएम। आरपीएम बच्चे ये आरपीएम क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी में 2πf। थोड़ा सा बड़ा काम लगता है इसमें। ओमेगा को लिखा है 2πf और 2π को स्क्वायर कर दिया तो बाहर आ गया 4π स्क्वायर। अब अंदर रहा फ्रीक्वेंसी फाइनल और फ्रीक्वेंसी इनिशियल, ये लगना है बच्चे। अब क्या क्या काट सकते हैं, और मुझे आई चाहिए। देखो पाई स्क्वायर कहीं आ जाए तो पाई स्क्वायर को 10 मान लेना, पाई होता है 3.14, तो पाई स्क्वायर को 10 मान लेना, कैलकुलेशन आसान होगा वैसे। तो ये पाई स्क्वायर को 10 मान लिए तो 0 0 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, 2 यहां ले आए तो 20 बन गया 20, और नीचे लाना है मुझे फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। नीचे लाना है फ्रीक्वेंसी को। अब वो 60 आरपीएम और 360 ये पर मिनट है, पर सेकंड के निकालने के लिए 60 से डिवाइड, तो 360 में से 60 डिवाइड किए तो ये 6 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी 6 लेना है, और इसमें 60 से डिवाइड किए तो 1 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी 1 से 6 हुआ। तो नीचे 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों नीचे आ गया। यही तो आई है, यही तो आई है लगता है। तो 20 डिवाइड बाय 35, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला बच्चे। ये कटा 4 से और ये कटा 7 से। देखो आंसर किससे स्टार्ट होगा? 4/7, 7 5 35। आंसर बच्चा नहीं, हाँ 5 से स्टार्ट होगा। 4/7 1 से कम ही आंसर होगा, तो ये होना नहीं है, सब तो 1 से बड़ा है, यही तो आंसर है 4/7। ये था नंबर 8। अब तुम्हारे सामने आ रहा है नंबर 9। एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पर, एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पर कितना है, कितना है, कितना है? 36। कितनी हाइट पर जाए? नहीं, अर्थ के हाइट से आधे हाइट पर कितना वेट हो जाएगा, ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद कीजिए हाइट के साथ जी में चेंज का फॉर्मूला G'/G R/R+H का होल स्क्वायर, ये था जी में चेंज हाइट के साथ। वेट पूछा गया है तो m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, यही तो वेट हो गया mg' और mg। मुझे mg' चाहिए और mg दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चे? 36। RHS में चलो, क्या लिखा हुआ है? रेडियस क्या है? हाइट रेडियस ऑफ अर्थ का आधा है, यही है ना।
यही है ना, इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो h लेना है वो r/2 लेना है, तो r अपॉन r प्लस h लेना है r/2, इसका स्क्वायर करना है बच्चे। अब देखो ये 2 1 3, नीचे 3 और ऊपर 2 पहुंच गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 2 + 1 3/2, 2 पहुंच गया ऊपर, 3 नीचे पहुंच गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का, बस ये सॉल्व करना है। और ये 9 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, आंसर 1। तो याद रखना हाइट के साथ g'/g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये था नंबर 9, ये था नंबर 9। थोड़ा फास्ट में बेटा सॉल्व कर रहा हूं ना, थोड़ा सा पूरा करना है इसको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन किसका है, इलास्टिसिटी का है। इलास्टिसिटी का है, सेम मटेरियल तो y सेम है, सेम वॉल्यूम, अच्छा 2 तार है, सेम मटेरियल का है, सेम वॉल्यूम है, मटेरियल सेम मतलब y सेम है, वॉल्यूम सेम है। और क्या है, पहले तार का क्रॉस सेक्शन एरिया a है और दूसरे का 2a है। अब पहले तार का a है, पहले तार का एरिया a है और दूसरे का 2a है और लिखा हुआ है वॉल्यूम सेम है। तो ये तार मोटा है तो इसकी लंबाई कम होगी, तो इसकी लंबाई अगर l होगा तो ऊपर वाले की लंबाई 2l होगा। फिर से पढ़ो, 2 तार है जिसकी वॉल्यूम सेम है, तो एक का a लंबाई 2l, 2al। ठीक है यहां तक। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है। अब आइए, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला बच्चे क्या पढ़ते थे, f/a और डेल्टा l/l, डेल्टा l/l। क्वेश्चन में बोला गया डेल्टा m, 2 तार का डेल्टा l सेम है, तो दोनों तार का डेल्टा l क्या है, सेम है। जो सेम है बच्चे उसको छोड़ देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, अच्छा y भी सेम है तो ये भी सेम है, लिखा हुआ है सेम, बना हुआ है सेम मटेरियल, तो कुछ में 2 चीज सेम है, तो 2 चीज सेम हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं a ऊपर और l नीचे, तो क्या हम लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू a/l। बस ये लगाना है फार्मूला। अब बताओ, पहले तार का और दूसरे तार का बोला गया, पहले तार पर फोर्स F लगाए तो दूसरे पर कितना, तो पहले तार का वो रहा, तो पहले, अब ये रहा फार्मूला। अब लगाना है पहले तार में और दूसरे तार में, तो तार नंबर 1 प्रोपोर्शनल टू तार नंबर 1 का एरिया a है और लंबाई l नहीं 2l है, ये तार नंबर 1 का है। और तार नंबर 1 को चलो 1 नाम दे दिए, और तार नंबर 2 का f2 नाम दे दिए। तार नंबर 2 का एरिया है 2a, एरिया 2a है और लंबाई l है। अब बच्चे यहीं से इसका रेशियो निकाल दो, a/l दोनों का कट गया, तो f1/f2 इक्वल टू, ये 2 नीचे 2 और नीचे हो गया 1/4। तो बोला गया है सेकेंड तार कितना फोर्स लगाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f2 बराबर 4f1, 4 टाइम्स। तो किसी भी चैप्टर के फॉर्म में जो चीज सेम रहे उसको छोड़ देते हैं, बाकी प्रोपोर्शनल में लाकर उसको सॉल्व कर देते हैं। इसके और भी तरीके हैं, एक तरीका सिखा दिया। अब तुम्हारे सामने है नंबर 11। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है किसका है, ये इलास्टिसिटी का है। और क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कितना प्रेशर चेंज जो किया जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए 0.2% से, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, डेल्टा P निकालना है। याद कीजिए बच्चे, बल्क मॉडुलस का फार्मूला, बल्क मॉडुलस का फार्मूला चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा V/V। क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें माइनस मत लेना, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा P चाहिए तो बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा V/V। रखो डेल्टा V/V, बल्क मॉडुलस रखो बच्चे, बल्क मॉडुलस जो दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस जो दिया हुआ है रखो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो कौन सा आंसर आ रहा है। बल्क मॉडुलस 2.2 10 की पावर 9, डेल्टा V/V 0.2%, तो 0.2 हुआ चेंज और 100 हुआ इनिशियल। बस
बाकी बच्चे सॉल्व करोगे 2 और 22 44, जिस ऑप्शन दिखे 44 एक ही जगह दिख रहा है, क्यों? डिजिट सब सेट करना है। 22 इंटू 2 44 यही दिख रहा है, बाकी है ही नहीं। आंसर सेकंड। अब तुम्हारे सामने है नंबर 12, सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन किसका है बच्चे? सरफेस टेंशन का। वेरी गुड। सरफेस टेंशन में वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है सरफेस टेंशन का? बच्चा याद रखो फार्मूला सरफेस टेंशन क्या पढ़ते थे? एक फार्मूला वर्क या सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई वर्क बराबर एस ए। ठीक है, तो इसमें सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। सरफेस टेंशन डिफाइन करते हैं सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, तो एनर्जी बराबर सरफेस एरिया ए, और वर्क पूछा जाए तो डेल यू, और डेल यू में एस होता है बच्चे कांस्टेंट, तो ये लगना है फार्मूला। तो याद रखना सरफेस टेंशन का 2 फार्मूला, एक होता है सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया और दूसरा होता है फोर्स अपॉन लंबाई। सरफेस टेंशन का 2 फार्मूला एफ अपॉन एल और सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, इसमें ये लगना है क्योंकि वर्क पूछा गया है। यू बराबर ऐसे, वर्क बराबर डेल यू एस डेल्टा ए, ये लगाना है। आइए लगाया जाए। नहीं, वर्क तो दिया हुआ ही है, तो वर्क दिया हुआ है 21 इंटू 10 की पावर -4। उधर चलो एस तो मुझे चाहिए, एरिया में चेंज ढूंढो। एरिया में पहले अच्छा सेंटीमीटर में है, और ऑप्शन में बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जब ऑप्शन में सब सारे डिजिट अलग अलग हो, एक 2 से स्टार्ट हो रहा है 7 से, सब अलग अलग हो, तो यूनिट बदलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पकड़ेंगे क्या? डिजिट। आइए देखें, तो एस एरिया में चेंज उसे बदल सकते हैं, 4 इंटू 2 8, अब बाद में हो गया 15, चलो बदल भी दे यहां पर, तो 15 सेंटीमीटर में है तो -4। इनिशियल एरिया 8 है, तो 8 इंटू 10 की पावर -4। और ये भी ध्यान रखना, ये क्या है? फिल्म है। फिल्म में 2 सरफेस होता है, सामने भी और पीछे भी, तो 2 सरफेस है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी बच्चे सिर्फ डिजिट पकड़ो। इधर 21 है, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7, और 7 टू 14, तो ऊपर 21 आएगा और नीचे 14 आएगा, सिर्फ पकड़ा जाए डिजिट को, बाकी तो ये -4 सब कट ही जाएगा। तो 15 - 8 7 इंटू 2 14, ऊपर 21 नीचे 14, किससे कटेगा बच्चे? ये कट गया 3 से, और ये कट गया 2 से, 3/2 1.5, ऑप्शन फर्स्ट। 12 का आंसर 1। 12 का आंसर 1। अब चलिए 13, कौन सा चैप्टर है बच्चे? 13 है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्वेश्चन है, आंसर न्यूटन में, मतलब विस्कस फोर्स डायरेक्ट पूछा गया है। तो स्फेरिकल बॉडी पर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद कीजिए, स्टोक्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। लग तो रहा है, ये लगना है, देखते हैं सब क्या है। विस्कोसिटी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, वी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, बस ये डायरेक्ट लगाना है बच्चे। आई लगा जाए। विस्कस फोर्स का फार्मूला 6 पाई की वैल्यू 3.14, 6 पाई, ईटा ढूंढो 0.7, ईटा ढूंढो 0.7, रेडियस ढूंढो बच्चे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बदल दो मीटर में, 1000 से डिवाइड, क्योंकि आंसर न्यूटन में है, और वेलोसिटी ढूंढो 4 है। बस यही तो मल्टीप्लाई करना है, यही तो मल्टीप्लाई करना है। एप्रोक्स मल्टीप्लाई कर दिए बच्चे, 0.1 छोड़ो, 7 4 28, और इधर रहा 18, तो 18 में मल्टीप्लाई करें 28 से, 0.14 छोड़ो तो 18, और उधर 28, उधर 28, देखें कितना आता है, 8 8 64, ये रहा 4, ये रहा 6, 8 और 6 14, ठीक है, और 18 2 जा 36, ऑप्शन क्लोजेस्ट ढूंढने के बच्चे, 4 6 4 10, 0 बचा 1 3 1 1 5, आंसर 5 के थोड़ा ज़्यादा होगा, बस आंसर फर्स्ट, बाकी 0 सब एडजस्ट कर लेंगे बच्चे। ये था
नंबर 13, अब तुम्हारे सामने आ रहा है 14, अब तुम्हारे सामने आ रहा है बच्चे 14, अब तुम्हारे सामने है कौन सा नंबर है 14, कौन सा चैप्टर है। 100 जूल हीट दिया गया, इंटरनल एनर्जी इतना है, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, इतना हीट दिए तो हीट पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट लग रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है। देखें क्या है बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। वर्क बाय हुआ है ना, वर्क एडेड हुआ है, एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज, क्या है ये बच्चे, यहाँ भी थोड़ा सा मिसिंग है, देखते हुए क्या बताता हूँ क्या गड़बड़ है यहाँ पर। डेल यू बराबर हीट माइनस वर्क, ठीक है। वर्क अगर पूछा गया है या डेल यू यहाँ देखो ये गड़बड़ क्या है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ, यहाँ चेंज ना होना चाहिए था। चेक कर लेता हूँ 40, हीट दिए तो हीट प्लस लेते हैं, हीट दिए बच्चे तो 100, और ये जो भी पूछा जाए माइनस वर्क बाय, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, तो वर्क बाय आ गया 100 माइनस 40, आंसर तो बच्चे मैच हो गया। बट यहाँ पर गड़बड़ क्या था, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, ये गलत है, यहाँ होनी चाहिए था इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या डिक्रीज, कुछ तो दिया होता। तो इसमें एक क्वेश्चन गड़बड़ है ये था नंबर 14। अब है तुम्हारे सामने नंबर 15, डायरेक्ट फॉर्मूला टिक मार दो, मीन फ्री पाथ का फार्मूला 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, जहां एन नंबर डेंसिटी और डी डायमीटर। तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, याद रखना बच्चे, मीन फ्री पाथ का फार्मूला, जिसमें डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और एन नंबर डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं। डायरेक्ट टिक मार लो क्वेश्चन था ये। नंबर 16 मैच द कॉलम, नंबर 16 मैच द कॉलम, आइए मैच किया जाए। क्या है मैच द कॉलम में, अच्छा डायमेंशन का क्वेश्चन है। लेटेंट हीट, पोटेंशियल, यंग्स मॉडुलस और कांस्टेंट, ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चे, लेटेंट हीट क्या पढ़ते थे, हीट अपॉन मास, हीट अपॉन मास। तो लेटेंट हीट का जो पहला है इसका फार्मूला हीट अपॉन मास, हीट क्या है, एनर्जी है, तो ऊपर का सबसे पहले लिखोगे एनर्जी है, एनर्जी का mL2T-2 डिवाइड बाय मास, m कट गया, L2T-2, L2T-2 पहले का तो पहला ही हो गया, पहला का तो पहला ही हो गया है ना, फर्स्ट का तो P ही आ गया, फर्स्ट का फर्स्ट, तो A का P का ढूंढे, एक ही तो दिख रहा है A का P। चलो और सुना देता हूं मैं, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है तो दूसरे का डायमेंशन है mL2T-2, कोई सा भी एनर्जी हो एक ही डायमेंशन है mL2T-2, तो दूसरे का मैच द कॉलम में दूसरे का क्या होता, S होता, ठीक है, दूसरे का क्या होता है, S होता। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का के लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं, F बराबर G(m1m2/r²), यहां से G का लिखना हो तो F का फार्मूला mL2 r², L², नीचे 2 मास है m इंटू एम, मैच कर लेना। तो ये था बच्चे नंबर 16। नंबर 17, नंबर 17, नंबर 17 क्या है, नंबर 17 क्या है, नंबर 17 क्या है, एक लिफ्ट है जो नीचे जा रहा है, तो फोर्स बाय, अच्छा क्वेश्चन ये है बच्चे कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई मास रखा हुआ है, मान लो तुम ही हो, तो ये तुम्हारा मास m है, और लिफ्ट नीचे जा रहा है, तो बच्चे इसके इक्वेशन पर आओ, नीचे तो नीचे बड़ा होगा, तो नीचे कौन सा फोर्स है, mg, ऊपर कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे जाता नीचे बड़ा होगा तो mg बड़ा, n छोटा, mg माइनस n बराबर ma,
तो यहां से n निकाल लो, mg माइनस ma बराबर n। यहां तो नॉर्मल ही पूछा गया। नॉर्मल क्या है? जमीन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगाया या ऑब्जेक्ट ने जमीन के ऊपर कितना लगाया, तो नॉर्मल यहां पूछा गया है। तो mg माइनस ma, आंसर थर्ड। 17 का आंसर थर्ड। आइए नंबर 18। आइए बच्चे, नंबर 18 क्या है, किस चैप्टर का है क्वेश्चन? ये एसी का है। वोल्टेज दिया हुआ, आई दिया हुआ, एवरेज पावर कंजम्पशन। एसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चे, एसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एवरेज पावर कंजम्पशन, वी मैक्सिमम आई मैक्सिमम बाय 2 इंटू कॉस फाई, इंटू कॉस फाई, ये लगाना है हमको। अब देखो v का मैक्सिमम कितना है, 200√2, तो v मैक्सिमम 200√2। i के पास चलो, i मैक्सिमम बच्चे ये 2 है, डिवाइड बाय 2, और cos इक्वेशन, ये भी साइन है, ये भी साइन है, इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं फेज। दोनों का डिफरेंस π/4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 और 15 का डिफरेंस 30 है, तो फेज का डिफरेंस 30 है, तो cos 30। बस इसको सॉल्व किया जाए, 2 कट गया, cos 30 हो गया बच्चे √3/2, √3/2, तो 200√2 √3/2, ये कट गया 100 से, और 3 और 2 को एक साथ रख लो, आंसर 100√6। तो एसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला वी मैक्सिमम आई मैक्सिमम बाय 2 इंटू कॉस फाई, जहां बच्चे फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। अगला क्वेश्चन किसका है, कैपेसिटर का है। कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक है, एक 2 का है, एक 4 का है। क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ ग्राफ कैसा होगा। अच्छा याद कीजिए, याद कीजिए, कैपेसिटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, डायरेक्ट्रिक नहीं हो, तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में के से डिवाइड। और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या तो ये कांस्टेंट या तो ये कांस्टेंट। तो सबसे पहले 2 है वेरिएबल वाला, ये 2 तो हट ही गया, ये दोनों होना नहीं है। अब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब देखो इसका k2 है, इसका k4 है, तो जिसमें k कम है उसके अंदर e ज्यादा होगा, इसके अंदर ज्यादा e, और इसके अंदर कम e, तो ज्यादा e और कम e, ज्यादा e और कम e, आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। सही है, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। इसमें एक चीज और सीख लो, अगर क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पोटेंशियल का ग्राफ होता, तो बच्चे एक चीज और सीख लो यहां पर। अगर क्वेश्चन किसका होता, पोटेंशियल का होता, तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता। पोटेंशियल का होता तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता। चलो वो भी सिखा देता हूं मैं, वो भी बच्चे सीख लें, वो भी सीख लें, ठीक है। अब सुनो, अगर क्वेश्चन होता पोटेंशियल का तो क्या करते हैं, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। ढूंढो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या पढ़ाओ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई। ठीक है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता तो ये तो टिक मार देते। अब सुनो बच्चे, अगर पोटेंशियल का ग्राफ होता, पूरा जगह खाली होता, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये है इसके अंदर का कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और याद करो फील्ड की डायरेक्शन जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, तो उधर जाने पर कम होगा। तो यहां देखो, यहां भी कम हो रहा है, यहां भी कम हो रहा है। अगर क्वेश्चन पोटेंशियल का होता, ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, तो कौन सा टिक मारते सर। तो अब बताओ, E बराबर क्या होता है, V/D, तो V बराबर E इंटू डी। तो जिसके अंदर E ज्यादा है वहां पोटेंशियल ड्रॉप कम होता, जहां E ज्यादा है वहां का पोटेंशियल ड्रॉप कम होता। जिसके अंदर K कम, उसके अंदर E क्या है, ज्यादा, और इसके अंदर E क्या है, कम। तो जहां ये E ज्यादा है वहां यहां ड्रॉप ज्यादा और यहां ड्रॉप कम होगा, यहां ड्रॉप ज्यादा, यहां ड्रॉप कम होगा। तो देखो, तो जिसका स्लोप ज्यादा, इसका ज्यादा है और इसका ये
कम हो गया। तो ये थर्ड टिक कम मारते जब ग्राफ किसका पूछा जाता, पोटेंशियल का, ई का पूछा गया। तो ये रहा, ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए बच्चे 21, आइए बच्चे 21 पढ़ो। 21 क्या है? लिक्विड की डेंसिटी क्वेश्चन किस चैप्टर का है? सरफेस टेंशन का ही तो है। अच्छा ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, रेडियस ऑफ ट्यूब दिया हुआ है, सरफेस टेंशन चाहिए, और क्या एच वाला फार्मूला, हाइट दिया हुआ है, रेडियस एस चाहिए, रेडियस दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, याद कीजिए बच्चे, याद कीजिए। सरफेस टेंशन में एच का फार्मूला 2s अपॉन आर रो जी, थीटा उटा दिया हुआ है तो वही जो भी है ये लगना है फार्मूला। आइए, एच बराबर क्या मुझे चाहिए? सरफेस टेंशन ही चाहिए। चलो रखो भले भले भले। एच 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 ढूंढो, एच कितना है? डेंसिटी का क्या क्या? हाँ डेंसिटी काम तो है। एच 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 10 सेंटीमीटर तो 10/100, ये रहा एच। उधर चलो 2, ये रहा एस। नीचे रेडियस 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 ढूंढो, रेडियस का है, रेडियस का है, रेडियस 2 मिलीमीटर तो 2 मिलीमीटर 10⁻³ डेंसिटी 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 10⁻³ और जी लगभग 10 ही ले लो बस। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन था बच्चे। 2 2 कट गया, +3 -3 ये कट गया, ये 0 0 कट गया, ऊपर गया s.1 s.1 10⁻⁻1। एक बार और चेक कर लो बच्चों कैलकुलेशन, एक बार और चेक कर लो कैलकुलेशन, एक बार और चेक कर लेते हैं। h बराबर 2s/r⁻g। ठीक है, थीटा तो है ही नहीं। देखो फॉर्मूला एक्चुअल होता है 2s/r⁻g जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहे मेनिस्कस का, ठीक है, और रेडियस ऑफ ट्यूब दिया रहे तो h का फार्मूला 2s cos थीटा अपॉन a⁻g। फॉर्मूला तो पूरी याद रख लो बच्चे, ठीक है। ये फार्मूला जब a होता है ट्यूब का रेडियस और ऊपर वाले सरफेस का रेडियस हो तो ये r है, ठीक है, ये r है, और ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है। और यहां 0 दिया हुआ है तो 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना, 0 दिया हुआ है तो ये लगा बाद देखिए। एक बार और चेक कर ले बच्चे। हाइट 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 कितना गया? 10 सेंटीमीटर, तो हाइट को लिखा सेंटीमीटर को 10/100। उधर चलो 2s तो चाहिए, कॉस थीटा हो गया 1। नीचे आओ, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब 2 मिलीमीटर तो 2 × 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10⁻³ तो ये दोनों ये कट गया, 2 2 ये कट गया, 0 0 ये कट गया, s बराबर 0.1 10⁻⁻1। आंसर थर्ड, आंसर थर्ड। आइए क्वेश्चन 22 किस चैप्टर का है? केटीजी नहीं केटीजी थर्मो का है। नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, ठीक है। कंप्रेशन क्या हुआ? वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 8/27 हो गया। तो वर्क डन, वर्क पूछा गया है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन तो लग रहा है बढ़िया है, क्वेश्चन तो लग रहा है बढ़िया है। डायरेक्ट फॉलो पूछो क्वेश्चन नहीं लग रहा। देखते हैं क्वेश्चन में बच्चे वॉल्यूम चेंज हो रहा है और टी दिया हुआ है। तो याद कीजिए एडियाबैटिक में पीवी पर गामा बराबर के, ये पहला इक्वेशन पी को जब लिखा जाता था nRT/V, पीवी बराबर nRT, तो nRT/V और v गामा के, तो दूसरा इक्वेशन हुआ करता था टी वी गामा -1। इसमें ये लगना है। टेम्परेचर किस में है? केल्विन में, तो टेम्परेचर रखना है केल्विन में, टेम्परेचर रखना है केल्विन में, तो पहले का टेम्परेचर
127 हम क्या निकालने जा रहे हैं, चलो देखते कुछ निकलेगा बच्चे। 127 प्लस 273 कितना हो गया 400। ये पहले 400 केल्विन था। स्टार्टिंग का वॉल्यूम V गामा -1, बाद का टेम्परेचर नहीं पता है T फाइनल, और बाद का जो वॉल्यूम है 8/27 हो गया, 8/27 हो गया। ठीक है, ये V कट गया, ये V कट गया बच्चे। ठीक है, इधर कट गया तो ये रहा 400, इधर रहा 400, उधर चलो 8/27, 8/27 और गामा -1, गामा कौन सा गैस है बच्चे, गामा दिया हुआ है 5/3, तो 5/3 -1 इंटू टी फाइनल, ये हो गया बच्चे 2/3, 2/3 इधर आ जाओ, 400 बराबर 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 1/3 2 1, ठीक है, 5/3 -1 2/3, तो पहले 1/3 सॉल्व करो, 8 का 1/3 2 और स्क्वायर हो गया 4, ऊपर हो गया 4, 27 का 1/3 3 तो 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू टी फाइनल, ये कट गया 100 से, टेम्परेचर फाइनल आ गया 900। सर इसका करना क्या है, क्या करना आप समझना, टेम्परेचर फाइनल निकल गया, क्वेश्चन में डायरेक्ट एक फॉर्मूले पर सारी ये नहीं क्वेश्चन था, टेम्परेचर निकल गया फाइनल। ठीक है, कितना निकल गया 900, तो टेम्परेचर फाइनल 900, टेम्परेचर इनिशियल 127 प्लस ये 400। अब आइए एडियाबैटिक में वर्क का फार्मूला P1 V1 या P इनिशियल V इनिशियल, P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1। ठीक है, अब देखो यहीं पर काम है, P और V, PV बराबर nRT, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो इसको तुम लिख सकते हो NR कॉमन। इसे क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं था, दो फॉर्मूला लग गया। अब सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, दो फॉर्मूला लग गया इसमें। अब रखो वैल्यू, नंबर ऑफ मोल 1, आंसर कैलोरी में है तो क्या करें, पहले जूल में सॉल्व कर लो। R की वैल्यू SI में 8.31, NR टेम्परेचर में चेंज, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, टेम्परेचर चेंज 400 से 900, चेंज कितना हुआ 500, सिर्फ देखो मैग्नीट्यूड अब 500। नीचे गामा -1, गामा कितना है 5/3, 5/3 -1 2/3, तो नीचे 2 ऊपर 3, ये आया जूल में, ऑप्शन कैलोरी में है, जूल टू कैलोरी डिवाइड बाय 4.2, लास्ट में ये काम। अब इसको सॉल्व किया जाए और देखा जाए क्लोजेस्ट आंसर कौन सा आएगा, क्लोजेस्ट आंसर कौन सा आएगा। बेटा ये 4 है और ये 8 है, लगभग सॉल्व करो ना, लगभग ये 4 है और ये 8 है, लगभग इसको 2 से काट दो और ये 2 काट दो, 5 3 1500 आ गया आंसर 4। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक फॉर्मूला पर नहीं था, दो फॉर्मूला लग गया। ठीक है, बढ़िया था। अब तुम्हारे सामने है 23, क्या है, किस चैप्टर का है। कमरे का टेम्परेचर 30 है, बॉडी कूल हुआ इतने से इतने मिनट में, इतने से इतने का। अच्छा, ये क्वेश्चन तो लॉज ऑफ कूलिंग का है। क्वेश्चन लॉज ऑफ कूलिंग का बच्चे फार्मूला T इनिशियल माइनस T फाइनल, टेम्परेचर में ड्रॉप अपॉन टाइम टेकन बराबर K, और एवरेज TI प्लस TF/2 और माइनस रूम टेम्परेचर। ये है लॉज ऑफ कूलिंग, ये भी अच्छी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मो में ये भी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आइए, क्या है, कमरे का टेम्परेचर 30 है। अच्छा, ये फॉर्मूले में तुम सेल्सियस बदलो या केल्विन बदलो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, जानना न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में सी में तो सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं है। आइए 61 से 59, तो यहां 61 से 59 कितना टाइम लगा बच्चे, 4 मिनट। मत बदलो, चूंकि बाद में मिनट ही चाहिए तो सेकंड में मत बदलो, ये 4। इसी का एवरेज, तो इसी का एवरेज बेटा ये 120/2 60 हो गया इसका एवरेज। इसी का एवरेज लेते हैं तो इसको जोड़कर हाफ से डिवाइड 60 आ गया, और कमरे का टेम्परेचर बच्चे 30 है, ये पहला कंडीशन। अब बोला गया 51 से 49, तो 51
1 से 49 में कितना टाइम लगेगा? यही तो टीचा है ये बच्चे। इस दो का एवरेज 50 आएगा, जोड़ कर हाफ करोगे 50 आ जाएगा। तो ये हो गया 50। कमरा तो वही है बच्चे जहाँ ठंडा हो रहा था। अब डिवाइड कर दो। इसका डिफरेंस कितने का है? 2 का है, ये भी 2 का है, तो ये दोनों कट ही गया। डिवाइड करोगे t ऊपर और 4 नीचे, t ऊपर और 4 नीचे। 60 और 30 का एवरेज -30 और नीचे कितना है? 20। ये 0 0 कट गया, ये 2 से कट गया। 2 × 3 6। आंसर बच्चे 6। एक बार और चेक कर लेना, आंसर में 6 मिनट है। 23 का 2, 23 का 2 एक बार और चेक कर लेंगे बच्चे कैलकुलेशन। ठीक है, कितना आया? 6 आया ना? ठीक है, 6। चलो अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है? सोनोमीटर, साउंड एंड वेव का क्वेश्चन है। सोनोमीटर में बच्चे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। सोनोमीटर में जब एक तार दोनों एंड पर फिक्स्ड हो उसको बोलते हैं बच्चे सोनोमीटर का है। और सोनोमीटर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फार्मूला 1/2L, रस्सी में टेंशन और रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी, ये होता है सोनोमीटर का फार्मूला। अब क्या बोला गया है? तार की लंबाई 95 और 100 है और दोनों कंडीशन में 5 बीट सुनाई पड़ रहा है। मतलब बच्चे एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको सोनोमीटर के साथ वाइब्रेट कराए। ठीक है, 2 सोनोमीटर है, इसके साथ भी 5, कितने बीट है? 5 है, और इसके से भी साथ 5 है। इसका मतलब इसका f है, तो एक अगर f+5 होगा तो एक f-5 होगा। बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो 5 बीट है तो इसके साथ भी 5, इसके साथ भी 5, तो एक 5 ज्यादा तो एक 5 कम होगा। बस यही तो सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी लंबाई का इन्वर्सली, तो जिसका लंबाई कम होगा वो इसका है, तो लंबाई कम तो इसकी लंबाई 95 होगा। लंबाई कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और इसकी लंबाई 100 होगा। यही है ना? यस। अब सॉल्व किया जाए। फ्रीक्वेंसी लंबाई का इन्वर्सली, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई कम, ये है लंबाई 95 वाला। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये लगाना है बस। तो f+5 डिवाइड बाय f-5 इन्वर्सली, तो नीचे बच्चे 95 और ऊपर 100। बस सॉल्व किया जाए, काटा जाए। किससे काट दे सर? किससे काट दें? चलो, ये कट गया बच्चे 20 से, ये कट गया कितने से? 19 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20f -100 बराबर 19f + 19 × 5 95। इसको इधर ले जाओ, 20 - 19, ये f हो गया, और उधर ले जाओगे तो 1 प्लस कर दोगे, 100 + 95, आंसर 195। ये था बच्चे किसका? साउंड एंड वेव। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब तुम्हारे सामने आ रहा है 25। पढ़ो फटाफट, पढ़ो बच्चे फटाफट 25। अब तुम्हारे सामने है 25। क्वेश्चन किसका है? बर्नौलीज का है। पानी फ्लो हो रहा है, ये पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चे बर्नौलीज का है, फटाफट पढ़िए, फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किसका है? बर्नौलीज का है। आइए सॉल्व किया जाए। क्या है? पानी किसी पाइप में जा रहा है, पाइप हॉरिजॉन्टल है तो H तो सेम हो गया, बहुत बढ़िया। क्रॉस सेक्शन एरिया
ठीक है। क्वेश्चन बच्चे है, एक पाइप है, ठीक है, एक जगह क्रॉस सेक्शन एरिया जो 2 है और दूसरी जगह मतलब 0.02 है और ये 0.01 है, मतलब यहाँ पर मोटा और यहाँ पतला है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये पाइप है, यहाँ पर मोटा है और यहाँ पर पतला है। यहाँ का एरिया 0.02, ठीक है, और यहाँ का एरिया 0.01। बच्चे अगर एरिया हो गया हाफ तो स्पीड हो जाएगा डबल। एरिया हाफ कौन सा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 बराबर A2V2। तो जहां पाइप पतला होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा, एरिया हाफ तो वेलोसिटी डबल। तो यहां की वेलोसिटी दिया हुआ है 2, यहां जा रहा है पानी 2 से, तो वहां डबल हो गया, तो यहां जा रहा है 4 से। तो इस क्वेश्चन में 2 फार्मूला लगने वाला है। एक तो लग गया सिंपल कंटिन्यूटी का फार्मूला, A1V1 बराबर A2V2। तो जहां पाइप मोटा था वहां स्पीड कम, जहां पतला हो गया स्पीड ज्यादा हो गया, एरिया हो गया हाफ तो वेलोसिटी हो गया डबल। अब इसके बाद क्या है, यहां का प्रेशर दिया हुआ है और वहां का प्रेशर पूछा गया। हाइट सेम है तो बर्नौली में हाइट वाला फॉर्मूला छोड़ दो, तो सिर्फ यूज करो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। याद कीजिए बर्नौली का फार्मूला P प्लस रो GS प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट। हाइट सेम है तो छोड़ दिया इसको, वहां गया बच्चे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये लगाना है। ये 0.1 मान लिया और ये वाला 0.2 मान लिया, तो 1 पर कितना प्रेशर है, 1 पर प्रेशर ढूंढो बच्चे, 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस हाफ रो, क्या है, पानी है, पानी की डेंसिटी SI सिस्टम में 1000 10 की पावर 3, हाफ रो, यहां की स्पीड 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो हाफ रो V स्क्वायर। बहुत बढ़िया है। P2 शायद अपने को चाहिए, P2 अपने को चाहिए। बिना सॉल्व किए टिक मार सकते थे क्या? नहीं टिक मार सकते थे कि टिक मार, आई सॉल्व करते हैं। P2 प्लस हाफ रो वही पानी है, तो हाफ रो वही 1000 और वहाँ की वेलोसिटी निकाल चुके हैं, 4 का स्क्वायर है 16। अब यहाँ से बच्चे P2 निकालना है, यहाँ से P2 निकालना है, इसको इधर लाके कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 16 12 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, 4 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ बच्चे 4 बाय, यहाँ पर ये कॉमन ले लिए, 10 की पावर 3/2 कॉमन ले लिए, ये रहा 4 और उधर से आया 16। बस यही तो P2 है, यही तो P2 चाहिए। 4 माइनस 16 कितना हो गया, 12, ये कट गया 6 से तो -6 है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बच्चे, जहां हाई वेलोसिटी वहां लो प्रेशर, वहां का प्रेशर कम होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। हाई घटाते बच्चे, देखो जो आएगा का, ये हो गया कितना से, -12 कट गया 6 से, तो 4 इंटू 10 की पावर 4, ये माइनस में आ गया और कट गया 6 से, 6 इंटू 10 की पावर 3, सही चल रहा है। अब दोनों में 10 पावर 3 कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिए बच्चे, तो यहाँ बचा 40 और यहाँ बचा 6, 34 आ गया आंसर ये। तो ये भी क्वेश्चन सही था। 2 फार्मूला, A1V1 बराबर A2V2 और दूसरा बर्नौलीज का P प्लस रो GS प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट। और जो बच्चे जो चीज सेम हो उसको लेते नहीं, वो कट जाएगा। तो ये था 25। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है। क्या है बच्चे, कौन सा स्टेटमेंट सही है जी के बारे में? पहला तो सही हो गया,
याद कीजिए, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने पर भी जी कम होता है, अंदर जाने पर भी जी कम होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला इसमें सही है। ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, अच्छा ढूंढना मल्टीपल है, तो पहला तो सही है। जी डिक्रीज होता है, सच बात है, सच बात है, सच बात है। जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, सच बात है ये, ठीक है। जी डिक्रीजेज एज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सरफेस के बाहर जाने पर जी कम होता है, ये सही हो गया, ठीक है। जी डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, अंदर नहीं बच्चे, अंदर अर्थ के सरफेस से देखो ध्यान से, ये था जी के बारे में। ऐसा ग्राफ अगर सिर्फ मैं बात करूं तो सेंटर से दूर जाने पर बढ़ता है, अंदर बढ़ता है, बाहर कम होता है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जी कम हो रहा है सरफेस के अंदर, ये गलत हो गया। तीसरा, जी जीरो एट द सेंटर, सही बात है, अर्थ के सेंटर पर जी कितना होता है, जीरो होता है, तो पहला सही, तीसरा सही। जी एट द इक्वेटर डिक्रीजेज, कम होता है जब अर्थ घूमना बंद कर दे, अर्थ घूमना बंद कर दे बच्चे जी बढ़ेगा, क्योंकि घूमने के कारण बच्चे जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा कम होगा तो जी बढ़ेगा, तो अर्थ स्पीड कम करे तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। यहां बोला गया जी कम होगा, ये गलत हो गया। तो दो ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट एंड सी आंसर थर्ड। तो क्वेश्चन लॉजिकल था, याद रखना। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है ये रोटेशनल मोशन का, बहुत बढ़िया है। क्या है, एक स्फीयर घूम रहा है और जा रहा है, कितने हाइट तक वो जा पाएगा। जब बच्चे स्फीयर घूम भी रहा है, जा भी रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, हाफ mv² भी है और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी है। और स्फीयर का आई कितना होता है, 2/5। बाकी शॉर्टकट भी होता है, तो हम तो बेसिक्स कर रहे हैं। ये है, और कितनी हाइट तक गया वही तो पूछा गया है, mgh। क्वेश्चन ये एक स्फीयर है, जा भी रहा है, घूम भी रहा है, कितना ऊपर ये चढ़ पाएगा, ये पूछा गया है। ये सॉल्व किया जाए। 2 कट गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी है, ठीक है। एच पूछा गया है, m सब में कट गया है, जी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ रहा बच्चे v²/2 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर v हो गया, यहाँ v²/5 बराबर gh। ये 5 और ये 2 7/10 आएगा, आंसर थर्ड। तो नीचे जो था 1 प्लस हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऊपर कन्वर्ट हो गया mgh। बाकी इसका शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, हम शॉर्टकट यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया, 5 सेकेंड और 9 सेकेंड पर दोनों का उसका हाइट सेम था, बहुत बढ़िया। एक पत्थर को ऊपर फेंका गया, ठीक है, एक पत्थर को यहां से ऊपर फेंका गया, 5 सेकेंड और 9 सेकेंड पर हाइट सेम है, मतलब जाते समय 5 सेकेंड, आते समय 9 सेकेंड। तो कहीं यहां था जहां से फेंके थे उसको 0 मान लो, 5 सेकेंड पर यहां पहुंचा और 9 सेकेंड पर वही लेवल है, तो 9 पर यहां रहा होगा। तो कुछ और एक्स्ट्रा यहां सीख लो, जितना जाने में उतना ही आने में, तो 0 से 5 सेकेंड में ये गया तो 5 में नीचे आ जाएगा, तो यहां पहुंचा होगा, 5 सेकेंड और जोड़ दो, जितना ये 5 गया उतना ही 5 ये लगेगा, तो 9 में से 5 जोड़ दो तो कितना हो गया, 14। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 14 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, 14 सेकेंड है। तो लगा दो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का ही, वहां पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g। वर्टिकल थ्रो किए तो थीटा 90 कर देना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, 14 सेकेंड। तो 14 सेकेंड, 2 निकालना क्या है, u निकालना है, 2u ऊपर फेंके तो थीटा 90 वही हो गया, डिवाइड बाय जी को चलो 10 ही मान लेते हैं, बस ये कट गया 7 से और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, u बराबर 70। तो ये क्वेश्चन लॉजिकल थोड़ा था। अगला क्वेश्चन 29 किसका है, ये वेक्टर का है, a क्रॉस b ए बी साइन थीटा, a डॉट b ए बी कॉस थीटा, बस बराबर कर दो। बोला गया है ये दोनों बराबर है,
तो ए बी साइन थीटा बराबर √3 AB कॉस थीटा, दोनों का ए बी कट गया, इधर ले आओ tan थीटा बराबर √3, तो थीटा निकल गया 60। बट यहां थीटा तो नहीं पूछा गया, पूछा गया ए प्लस बी बताओ। अच्छा, तो ए प्लस बी का बच्चे फार्मूला याद करो, √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, कॉस 60 हाफ, 2 कट गया, ढूंढ के टिक मार दो। A² प्लस B² प्लस AB का रूट, आंसर 4th। तो ये था बच्चे नंबर 29। याद रखना A.B और A क्रॉस B। अगला क्वेश्चन 30, पढ़ो किसका है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ऐसा ग्राफ किस चैप्टर में, डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो क्वेश्चन ये डायोड का है जो फॉरवर्ड बायस में है। अब क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस। तो बच्चे जब आई और वी का ग्राफ नॉन लीनियर रहे तो उसके आर को बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, और उसका आर बच्चे इलेक्ट्रिसिटी में आर का फार्मूला V/I। जब स्ट्रेट लाइन हो, जब कर्व्ड लाइन हो, तो आर का फार्मूला V की जगह ΔV/ΔI लगाते हैं। तो ध्यान रखना, V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो V/I, और कर्व्ड लाइन हो तो ΔV/ΔI लगाना है। V नीचे है तो डेल्टा V ढूंढो, 2 से 2.1, तो डेल्टा V में चेंज 2 से 2.1 हुआ, तो चेंज कितने का, 0.1। I में ढूंढो, I बच्चे 400 से 800 मिली एम्पियर है, तो 400 से 800 400 का चेंज हुआ, और मिली एम्पियर है तो 10⁻⁻3। बस इसको सॉल्व करना है। इसको बच्चे सॉल्व करना है, तो ये ऊपर गया तो 1000 में से 1 कम हो गया, तो ऊपर हो गया कितना, 100। ऊपर बच्चे 100 है और नीचे 400 है, 0 0 कट गया, 1/4 का मतलब 0.25, आंसर सेकेंड। तो क्या सीखे, V और I का ग्राफ नॉन लीनियर आ जाए तो फॉर्मूला ΔV/ΔI। स्ट्रेट लाइन है तो दिमागी लगाना, सीधे V/I। और ये जो I V का ग्राफ था, डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, अगर ये भी आ जाए तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है, अगला क्वेश्चन है बच्चे किसका है, किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। बहुत बढ़िया। लाइट मारे, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, पूछा गया है कितने काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बहुत बढ़िया है, याद कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चे क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ यूज होता है, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, बस यही तो लगना है। आंसर बच्चे जूल में है तो SI में सॉल्व करेंगे। H की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी ढूंढो 8 × 10⁻14। H न्यू हो गया बच्चे, यही हो गया ना, H हो गया और न्यू रखा है ना, हाँ इसे रखा, 14 है ना, हाँ 14 है। कहाँ खर्च हुआ, वर्क फंक्शन में दिया हुआ है 3.2 × 10⁻, कितना है, -19। जो बचा वही तो काइनेटिक एनर्जी जूल में है। आइए इसी को सॉल्व करना है बच्चे, इसी को सॉल्व करना है। -34 में से 14 गया तो -20, तो 6.6 × 8 × 10⁻⁻20। उधर 3.2, ऐसा कुछ इसको बता दो -20 में, तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दो, है ना, डेसिमल। चलो रुक जाओ पहले, रुको। तो 3.2 10 की बस जो है बस वो कैलकुलेशन ही है बच्चे, ठीक है। अब देखो आंसर किस में आएगा। इस -20 को अगर बनाना है -90, तो डेसिमल यहाँ लगा दो, तो 6.6 × 0.8, डेसिमल यहाँ लग गया, तो ये -19 बच गया, और ये बच गया -19, जो कॉमन ले लो, जो ये -19 इधर वही रहा, इधर लाके -19 कॉमन ले लो, तो 10⁻⁻19 कॉमन ले ले, तो 6.6 × 0.8,
और उधर से माइनस आया 3.2। बस इसको काम करना है बच्चे, इसको काम करना है 10 की पावर माइनस 19, इसको करो मल्टीप्लाइड 6 48। सही चल रहा है, ठीक है। अब माइनस 3.2, कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा ही, ठीक है। इसको घटाना है तो 10 की पावर माइनस 19 इंटू 5 में से 3 गया बच्चे, तो कितना हो गया 2.08 पॉइंट गया 08, 2.08 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लोजेस्ट आंसर ढूंढ लो, ये रहा 2 से आंसर फर्स्ट। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ यूज होता है, वर्क फंक्शन, और बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये तो लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का है क्या, कि डी ब्रॉगली का है, डी ब्रॉगली का है। प्रोटॉन और अल्फा का पीडी सेम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत अच्छा है बच्चे। डी ब्रॉगली का लैम्डा का वो फार्मूला जिसमें पोटेंशियल आता है, वो फार्मूला होता है h/√2m/q/v। मेन फार्मूला h/p, p को मॉडिफाइड ये होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब लिखा हुआ है v है सेम, v सेम h सेम, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m/q, ये लगना है। तो रेशियो पूछा गया प्रोटॉन और अल्फा, ऊपर बच्चे प्रोटॉन है और नीचे अल्फा है। इनवर्सली है तो ऊपर मास जाएगा अल्फा का 4, नीचे मास आएगा प्रोटॉन का 1, ठीक है। और चार्ज, ठीक है, इनवर्सली है, प्रोटॉन का इनवर्सली है तो ये चार्ज 1 और अल्फा का चार्ज मास 4 और ये चार्ज 2। ये रहा बच्चे, 2 बाहर निकाल दो, 4 का रूट कर लो, आंसर 2√2, आंसर थर्ड। तो ये क्वेश्चन था डी ब्रॉगली 32। अब तुम्हारे सामने आ रहा है 33। क्वेश्चन किसका है, एटम का है। लाइमन और बाल्मर का रेशियो चाहिए। लॉन्गेस्ट लैम्डा ज़्यादा कब होता है, जब ठीक एक ऊपर से कूदता है। तो आइए कहाँ से कहाँ कूदाना है, कहाँ से कहाँ कूदना बच्चे। सबसे पहला लाइमन है तो कूदना है 2 से 1 जितना, और बामर का लॉन्गेस्ट, तो बामर मतलब सेकंड में कूदना है तो 3 से 2। ये रहा, बस ये ध्यान रखना। अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट नहीं मिनिमम पूछता तो इन्फिनिटी से कुदाते, मैक्सिमम तो ठीक है ऊपर से कुदाते हैं, ये ध्यान रखना बस। आइए लैम्डा का फॉर्मूला बच्चे, 1/λ क्या फार्मूला, R/z² 1/n फाइनल और n इनिशियल, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये होता है फार्मूला, यही लगाना है। तो 1/λ अगर लाइमन के लिए देखोगे तो लाइमन का कूदा 2 से 1, तो 1 में कूदा तो 1 का स्क्वायर 4 और 2 का, कहाँ से कहाँ कूदा 2 से 1, तो फाइनल ये 1, सॉरी, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 4। ये रहा लाइमन का। वैसे ही बाल्मर का कहाँ से 3 से 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही तो सॉल्व करना है। इसी का रेशियो बच्चे कर दो। ऊपर रहा 3/4 और नीचे 5/36, ये पलट जाएगा। ऊपर लैम्डा बाल्मर, नीचे लाइमन, उधर चलो 3/4 अगर सब कुछ सही हुआ है तो, और नीचे पलट दो बच्चे 36/5, ये कटा 9 से। 5/27, ऊपर 27 नीचे 5, लाइमन ऊपर तो ऊपर उल्टा करना पड़ेगा, आंसर सेकेंड। तो ये याद रखना बच्चे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था 33। अगला क्वेश्चन बच्चे 34 ढूंढो क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, प्लेनो कॉन्वेक्स, क्वेश्चन इसका है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, बहुत बढ़िया, आर दिया हुआ है 15।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया हुआ है। निकालना क्या है? पावर ऑफ लेंस। बच्चे प्लेनो इक्वी में नीचे 2 आता है, प्लेनो में नीचे 2 नहीं आता है, तो एफ का फॉर्मूला याद रखो, प्लेनो का आर बाय म्यू माइनस 1। 2 तब आता है, आर बाय 2 म्यू माइनस 1 तब आता है जब दोनों कर्व हो। ड्राइव नहीं कर रहे इसको, ठीक है। अब देखो, और मुझे पावर चाहिए तो पहले यही निकाल लो, पहले एफ निकाल लो। रेडियस 15, म्यू माइनस 1, 1.6 माइनस 1 कितना बचा? 0.6, 15/0.6, क्या ये सेंटीमीटर में। और पावर चाहिए डायप्टर में, तो डायप्टर में चाहिए मीटर में होता तो 1/f, डायप्टर में हो तो 100/f। ये फार्मूला जब सेंटीमीटर में रहे तो P बराबर 100 वो 15 और 6 पहुंच गया ऊपर, बस कट गया, 60 हो गया, 4 से कट गया, है ना। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, अपना तो 600 आ गया, थोड़ा बड़ा। अच्छा ये बच्चे 0.6 है, ये 0.6 है, तो ये 0.6 है, ये पॉइंट ये कट गया और 60 कट गया 4 से, आंसर +40। तो याद रखना, एक सरफेस प्लेन हो तो r बाय म्यू माइनस 1, दोनों कर्व हो तो r बाय 2 म्यू माइनस 1, जिसको तुम लेंस मेकर फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो। हाँ, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन भाई? किस चैप्टर का है क्वेश्चन? ये EMI का है, AC जनरेटर घूम रहा है बच्चे। अब फॉर्मूला हम डायरेक्ट अब डिराइव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन याद करो, जनरेटर में E का फार्मूला NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। EMI चैप्टर का सबसे लास्ट फार्मूला NCERT भी यही है। AC जनरेटर क्वेश्चन इसी का लग रहा है मुझे। क्या पूछा गया? मैक्सिमम EMF बताओ, ठीक है, और करंट भी बताओ। आइए पहले EMF निकालते हैं मैक्सिमम। तो E मैक्सिमम NAB ओमेगा, N ढूंढो, नंबर ऑफ टर्न 50, एरिया ढूंढो 2.5, एरिया ढूंढो 2.5, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढो 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, ये ढूंढ लिए। ओमेगा ढूंढो, स्पीड, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया दिया हुआ है, 60 है। बस इतना सिंपल तो सब कुछ दिया हुआ है। बाकी मल्टीप्लाई करो, 2 डेसिमल आ गया तो 2 डेसिमल का काट दो बच्चे, तो 2 0 कट गया, ठीक है। बाकी करो, बाकी 25 का 5, ये देखो 6 3 18, 18 5 90 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर दो, या 25 इंटू 9 कितना होता है? 225, मिल गया आंसर। तो E मैक्सिमम मिल गया 2250, ये निकला E मैक्सिमम। या किलो में है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल गया E मैक्सिमम। बच्चे I चाहिए तो R से डिवाइड कर देना। R कितना है? 500 है, और कहीं R तो नहीं दिया हुआ है। एक्सटर्नल तो बस एक यही 500, अंदर का R दिया होता तो वो भी काउंट कर लेते। एक ही R दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। I चाहिए 2250 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 500, ये कट गया, मिल गया बच्चे आंसर 4.5 एम्पियर। तो याद रखना, AC जनरेटर का फार्मूला, EMI का लास्ट चैप्टर NCERT का सबसे लास्ट पेज पर ये फार्मूला NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये था 35। अगला क्वेश्चन 36 किसका है? मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। मास भी दिया हुआ है, क्या 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। मैग्नेटाइजेशन पूछा गया है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। याद कीजिए बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, लगना यही है। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढ के लाओ, 6 × 10⁻⁻⁷, नीचे बच्चे वॉल्यूम, एरिया इंटू
वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, मास का फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम चाहिए मास अपॉन डेंसिटी, मास 1 ग्राम है, बदलो केजी में -3, और डेंसिटी ऊपर आ गया, डेंसिटी 5 ग्राम, सब बड़ा गड़बड़े बच्चे, ऊपर भी CSI में वो भी बदलना पड़ेगा, बदलो, ये तो दिक्कत है इसमें। ऊपर आ गया डेंसिटी 5 ग्राम को केजी -3, और वॉल्यूम नीचे आ गया सेंटीमीटर और मीटर, और सेंटीमीटर मीटर बदलना है, -2 का 3 -6, बहुत यही सब गलती होने की चांसेस था, देखते हैं। तो बच्चे ये -3 कट गया, बहुत बढ़िया, ये -6 ऊपर गया तो +6, एक कम हो गया, 30 आंसर आ गया 3। तो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला था, आई का फार्मूला m/v, और ये वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी। ये था 36। अगला क्वेश्चन 37, किसका क्वेश्चन है? ये तो क्वेश्चन मैग्नेट का है। एक मैग्नेट की लंबाई दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और टॉर्क भी दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। बच्चे डायपोल में टॉर्क का फार्मूला क्या पढ़ते थे? PE sin थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ते थे? -PE cos थीटा। क्वेश्चन इसी का है बच्चे, बहुत बढ़िया है। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो P कट गया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, लंबाई सबका कोई काम है क्या? नहीं, सब फोकट का दिया हुआ, सिर्फ एंगल ही काफ़ी है। टॉर्क दिया हुआ है 20√3, और मैग्नीट्यूड आंसर माइनस, ठीक है। तो टॉर्क दिया बच्चे 20√3, तो ऊपर रखा 20√3, और नीचे एनर्जी आओ, एनर्जी कितना है? एनर्जी चाहिए। उधर साइन बाय कॉस हो गया tan माइनस के साथ, और थीटा दिया हुआ 30 tan 30 1/√3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 3 हो गया, 20 × 3 60 हो गया, आंसर -8, बहुत बढ़िया। तो भूलना मत, टॉर्क का फार्मूला P sin थीटा, और U का फार्मूला -P cos थीटा। आइए नंबर 38। हेक्सागन पर 3 चार्ज रखा हुआ है, पोटेंशियल निकालना पहले आसान है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। V का फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए K⁻R, चार्ज तो सबको जोड़ दो, कितने चार्ज है? 2 1 3 और 1 4, फार्मूला K चार्ज टोटल 4Q डिवाइड बाय R, हेक्सागन में सेंटर से कॉर्नर डिस्टेंस R A के बराबर। तो V दिखेगा K4Q। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है, क्या कर दिया सर ने? 2 3 4, ऑप्शन ही नहीं, क्या है भाई? क्या पूछा है? फिर पढ़ लो। अरे यार, मैं सेंटर में निकाल दिया, सिट। इसलिए लगा ये होता है, जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कर देना। यहां नहीं, A पर पूछा गया है, तो ये डिस्टेंस A और ये A, और यहां से यहां बच्चे ये याद कीजिए, हेक्सागन बनता है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो साइड का लेंथ A दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस हो गया 2A। गड़बड़ था बच्चे, गड़बड़ कर दिए। A पर पूछा गया है, तो A पर चलिए पोटेंशियल, पहला चार्ज K⁻A, दूसरा चार्ज K⁻A, और तीसरा चार्ज यहाँ से डबल डिस्टेंस पर है। गलती तो मैंने भी कर दिया, यही सब गलती एग्जाम में होता है, और मैं भी थोड़ा जल्दी में था तो मैंने भी कर दिया। तो पोटेंशियल आ गया 3K⁻A, तो ये तो रेस से बाहर है और ये बाहर है, 3K⁻A 2 जगह है, ठीक है। अब रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फील्ड में डायरेक्शन लो, इसका इधर गया, इसका इधर गया, और इसका इधर गया। इस दोनों के बीच का एंगल E और E, और एक बीच में ये E है, ठीक है। देखिए बेटे, ये E के बीच का एंगल 120 है, तो वो E ही आएगा। तो देखो E जो निकालूंगा A पर, K⁻A², ठीक है। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो गया है, क्योंकि ये एंगल 120 पर है, इसको ले जाओगे 60 पर, तो E/2 E हो जाता है। अब बाकी ये इधर ही गया है, K, और चार्ज Q नहीं 2Q है, तो K 2Q, और डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ 2A है, तो
2a का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 1 और ये 1/2 कट गया, 1 + 1/2 3/2, आंसर 3/2 वाला होगा बच्चे, आंसर सेकेंड। ये था 38, ये था 38। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉजिक गेट का है। कौन सा गेट है ढूंढना है, कौन सा गेट है बच्चे, ध्यान सुनो। वेव ऊपर रहे तो 1 और नीचे होता है तो 0 लेते हैं, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, ए जब नीचे है, A0 B0 और आउटपुट 1 आ गया, तो 0 + 0 0, और तो पक्का नहीं है, 1 आ गया तो और तो रेस से बाहर, 0 × 0 0, एंड भी, ये दो तो पक्का नहीं है, ये दो तो पक्का नहीं है, 0 और एंड नहीं है, बाकी बचा नैंड और नॉर, ठीक है। तो 0 + 0 0, उल्टा करो तो 1, ये भी सही है। अब इस दो में और अगला देखो, ए देखो 0 है, बी ऊपर है 1 है, और y भी 1 है। तो देखो और में 0 + 1 1, उल्टा करोगे 0, तो ये और नहीं है, नैंड है। 0 × 1 0, उल्टा कर दो नैंड। ये है बच्चे जो है 39 का आंसर 4 है। 39 का आंसर जो है वो 4 है। 39 का जो आंसर है वो 4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मारने वाला, याद कीजिए एलईडी होता है फॉरवर्ड बायस में और डायोड में फॉरवर्ड का यही ग्राफ है। ये टिक तब कब मारते जब फोटो डायोड होता है रिवर्स में, तो ये टिक मारते फोटो डायोड का क्वेश्चन होता, ये टिक मारेंगे जब ये एलईडी का हो गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा? फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन एलईडी का ग्राफ पूछा गया है। अगला 41 कौन सा फॉर्म लगेगा भाई? कंडक्टर की लंबाई दिया हुआ है, पीडी दिया हुआ है, ठीक है। मोबिलिटी चाहिए क्या? ड्रिफ्ट दिया हुआ है, अच्छा। मोबिलिटी का बच्चे फार्मूला, मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैट से -dB/dr V/L, तो मोबिलिटी Vd और E को लिखा V/L, ये लगा फॉर्मूला। तो ड्रिफ्ट दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁶। लंबाई ढूंढो 40 सेंटीमीटर, तो 40/100, और नीचे बच्चे पोटेंशियल 10 वोल्ट है बस। आंसर 5 4 2 से स्टार्ट होगा, 2 से एक ही ऑप्शन है, बाकी काट के एडजस्ट कर लेना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर था। 41। अगला क्वेश्चन 42, याद रखना इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ भी है। प्रिज्म के लिए डेविएशन और आई के बीच का ग्राफ ये होता है, ठीक है। और डेविएशन मिनिमम याद करो बच्चे, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन आई और ई बराबर, R1 R2 भी बराबर, याद करो बच्चे, क्वेश्चन बड़े भूल जाओ पहले। मिनिमम डेविएशन में आई और ई बराबर होता है, R1 R2 बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है? A/2 के बराबर होता है, ठीक है। और मिनिमम डिविएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है बच्चे sin A + ΔM/2 अपॉन sin A/2। आइए सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। ये है मिनिमम डेविएशन 60 दिया हुआ है और आई भी 60 है, बहुत बढ़िया। तो क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें? याद कीजिए डेल्टा का फार्मूला प्रिज्म में बच्चे पढ़ते हैं I + E - A, ठीक है। अब मिनिमम डेविएशन में आई और ई दोनों बराबर होता है। डेल्टा दिया हुआ है 60, आई यहाँ है, आई भी 60 है, और मिनिमम में ई भी आई ई सेम होता है, ये भी 60 है, -A, एक 60 कट गया, ए बराबर निकल गया 60। ए पूछा जाता तो 60, तो ये पहला तो सही हो गया, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, ए हो गया 60। अब चलो उसके पास, यहां से निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sin A 60 और डेल्टा मिनिमम, यहां देखो ये ग्राफ में जहां सबसे कम है, यहां सबसे कम है, ये 60 है,
तो ये भी 60 है, डिवाइड बाय 2, और नीचे साइन ए बाय 2, ए निकाल चुके 60 है, तो 60/2 30 हो गया। यहाँ से बच्चे म्यू निकल आएगा, तो 60 120/2 60 ही हो गया, और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, म्यू निकल गया √3। जब 2 सही हो गया तो ऑब्वियस है सभी सही हो जाएगा। तो और थोड़ा सीख लो, और क्या दिया हुआ है, 2 सही हो गया। बोला गया डिविएशन 65 के लिए, अच्छा 65 यहाँ पर है, 65 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। अच्छा बहुत बढ़िया, 65 उसके पास जाओ, डेल्टा बराबर क्या है, I + E - A। डेविएशन 65 अगर रखा जाए तो 65 पर I तो चाहिए, ठीक है, और 65 पर बच्चे ये जो है ये 70 है, मतलब वो E है, तो I + 70, A निकाल चुके हैं 60, ठीक है। तो ये 10 हो गया, बट 10 यहाँ तो 55। तो ग्राफ ध्यान रखना, ठीक है, ये है डेल्टा मिनिमम, ये है आई, और ये बेटा ये जहाँ पर ये सेम, यहाँ पर ये जो कट गए एक ये आई है, तो ये वाला ई होता है। ये था बच्चे 42। अगला क्वेश्चन 43, ऐसा ग्राफ किस चैप्टर में, मैग्नेट चैप्टर में, और मैग्नेट चैप्टर में ये पढ़ते हैं आयरन के लिए हिस्टैरिसीस कर्व बच्चे कुछ ऐसा पढ़ते हैं, याद करो, आयरन को जब बनाते हैं मैग्नेट में कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये वाला पॉइंट होता है रिटेंटिविटी और ये वाला पॉइंट होता है कोएरिसिविटी, ठीक है। अब ढूंढो, ठीक है, और ये होता है सैचुरेशन। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है रिटेंटिविटी, ये जहां है ये 1 है रिटेंटिविटी। तो क्या क्या यहां पूछा गया है, रिटेंटिविटी 1, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये होता है बच्चे कोएरिसिविटी, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है -50, मतलब 50 है, ये होगा कोएरिसिविटी। और सैचुरेशन आगे जाके यहाँ जो कांस्टेंट हो गया ये 1.5 है। तो याद रखना हिस्टैरिसीस कर्व का ये वाला पॉइंट होता है रिटेंटिविटी, और ये भी ध्यान रखना रिटेंटिविटी की यूनिट पूछा जाए तो टेस्ला को ये बी है, और कोएरिसिविटी का पूछा जाए तो टिक मारना एम्पियर पर मीटर। तो ये BH ग्राफ किसके लिए है बच्चे, फेरोमैग्नेटिक Fe कोबाल्ट और निकल के लिए। अगला 44 मैग्नेटिक इफेक्ट्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसमें बच्चे एक फॉर्मूला आई होप याद होगा बच्चे, बी सेंटर पर कॉइल के लिए बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, ड्राइव हम नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना। कॉइल के सेंटर पर बी मैक्सिमम एक्सिस पर कम होता है, रेशियो बी सेंटर बाय बी एक्सिस 1 + x² की पावर 3/2। समय नहीं है कि उसको ड्राइव करके हम लाएं, अब बस यही तो क्वेश्चन है। अब बोला गया है सेंटर पर जो है एक्सिस से 5√5 टाइम्स है, सेंटर पर बी मैक्सिमम, ये बोला गया है 5√5। अब तो बच्चे बेसिक मैथ है, 1 + x²/r², इसमें थोड़ा बेसिक मैथ लगेगा, 3/2 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1, रूट का मतलब हाफ, 1 + हाफ 3/2, तो बेस से मतलब पावर जुड़ जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, फायदा 3/2 कट जाएगा। तो उधर चलो 1 + x²/r² की पावर 3/2, ये दोनों कट गया, एक को इधर ले जाओ 4, तो 4 बराबर x²/r², x चाहिए, 4r² को रूट लगा दोगे 2r, तो x एक्सिस पर कितना दूर जाना है 2r, रेडियस को डबल कर दो, रेडियस 10 है तो जाना पड़ेगा 20। तो याद रखना कॉइल के लिए सेंटर पर बी मैक्सिमम एक्सिस की ओर जाते हैं कम होता है, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस का रेशियो 1 + x²/r² की पावर 3/2। अगला नंबर 45 क्वेश्चन किसका है, YDSE। क्या क्वेश्चन है, लैम्डा पर फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, लैम्डा मतलब डायरेक्ट फार्मूला है, YDSE में बच्चे फ्रिंज विड्थ का फार्मूला λD/d, फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बस इसी तो क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो β'
लैम्डा डैश बाय लैम्डा, पहले का बीटा कितना दिया हुआ है ढूंढो, कितना दिया हुआ है 0.03, 0.03, लैम्डा डैश बाद का लैम्डा हो गया 6400, अब पहले का लैम्डा कितना था 4800, बाकी बच्चे काटना है, ये 0 0 कट गया, ये कट गया 8 से, ये कट गया 4 से, ठीक है, सही काटा ना बच्चे, 0 0 कट गया, नहीं ये कटा 6 से और ये 8 से, ये हो गया 4, ये हो गया 3 3 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.04। फाइनली हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कर लिया बच्चे। चलो